साथियों एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ई टेक द एजुकेशन ऑफ एआई में। साथियों बढ़ते क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज बात सामान्य ज्ञान की कर लेते हैं, क्योंकि सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसे भी मतलब कि हल्के में नहीं लेनी चाहिए। बहुत से लोग हल्के में ले लेते हैं कि बाद में देख लेंगे, इसके ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी बनानी चाहिए। देखिए साथियों, निम्नलिखित संस्थानों में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका जारी करने का अधिकार है? साथियों पहला ही क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, उसमें लिख रखा है मैंने कि निम्नलिखित संस्थानों में से किसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, कोष्टक में भी लिख रखा है हेबियस कॉर्पस यानी कि याचिका जारी करने का अधिकार है। तो साथियों उच्च न्यायालय। अब साथियों यही एक क्वेश्चन आता है, तो साथियों से पूछूंगा कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंतर। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अंतर। तो साथियों मैं आपको बताता चलूं, उच्च न्यायालय कहते हैं हम हाई कोर्ट को और उच्चतम न्यायालय हम कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि उच्च न्यायालय हाई कोर्ट और उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट। तो उच्च न्यायालय 15 प्रकार की रिट जारी करता है साथियों। उच्चतम न्यायालय 15 प्रकार की रिट जारी करता है और उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है और हाई कोर्ट 226 के तहत जारी करता है साथियों। और साथियों मैं आपको बताता चलूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 है। संविधान की आत्मा है। आप कहोगे कैसे आत्मा है जी? ऐसे आत्मा है भैया कि अनुच्छेद 32 के तहत कोई भी रिट दाखिल कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत जारी कर सकता है हाई कोर्ट में। तो इसीलिए 226 के तहत हम हाई कोर्ट में जा सकते हैं और अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बनते, अब इसमें मैंने आपको डीपली पढ़ाने वाला हूं, मैं डीपली पढ़ाऊंगा और डीपली जब मैं पढ़ाऊंगा तो फिर आपको ये तैयार कॉपी पेंसिल लेकर बैठना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आपको नोट करने होंगे। तो साथियों बंदी प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, जरा इस पर भी गौर कर लेते हैं। तो मैंने आपको सरल और आसान भाषा में आपके लिए मैंने लिख रखा है, तो आप नोट भी कर सकते हैं। जो व्यक्ति यानी कि जिसको बंदी बनाया गया तो 24 घंटे, देखिए मैं आपको, ये तो आपके लिए थ्योरेटिकल भाषा है, मैं आपको अपनी भाषा में बता देता हूं कि किसी व्यक्ति को हिरासत में ले लिया पुलिस ने, तो पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि पुलिस उसे मतलब कि पुलिस का माने कि 7 दिन बिठाएंगे तो 7 दिन ही बिठाएगी, नहीं। जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है तो पहली प्रायोरिटी पुलिस की बनती है, पहली प्राथमिकता पुलिस की है कि पुलिस उसे बताए कि उसे किस संदर्भ में गिरफ्तार किया है, और दूसरी उसकी पुलिस की प्राथमिकता का 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करेगी और मजिस्ट्रेट तय करेगा कि उसे जेल भेजना है, उसे बिल देनी है, कि उसको क्या करना है, मजिस्ट्रेट तय करेगा। यानी कि न्यायालय के समक्ष उस व्यक्ति को अपनी और सुनिए इसमें भी लिख रखा है मैंने, न्यायालय के समक्ष जब उस व्यक्ति को प्रस्तुत करेंगे पुलिस, तो उस व्यक्ति को पूरा फ्रीडम है, या तो वो अपनी पसंदीदा वकील चुनने का उसका पूरा अधिकार है, और जब वो नहीं मतलब समर्थ नहीं होगा तो कोर्ट की जिम्मेदारी होती है, यानी न्यायालय की जिम्मेदारी होती है कि उसको वो सरकारी वकील मुहैया कराए। ये न्यायालय की जिम्मेदारी होती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, जो कोई परमादेश को आप सुन लीजिए, उसे ही बंदी परमादेश, या जो कोई अधिकारी अपनी कुर्सी पर बैठकर अपने कार्य को ठीक ढंग से क्रियाबद्ध तरीके से नहीं कर रहा हो, उसे परमादेश कहते हैं। समझिए साहब आप, उसे परमादेश कहते हैं। और साथियों मैं इसमें आपको बताता चलूं एक महत्वपूर्ण बात कि भारत के उच्चतम न्यायालय का जो उद्घाटन हुआ है वो 28 जनवरी 1950 को किया गया। ये आपको इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत लागू संघीय न्यायालय का उत्तराधिकारी था। ये भी मैं आपको बताता चलूं, इसमें नहीं दिख रहा है लेकिन मैं अपनी तरफ से आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, और ये इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं जब एग्जाम में पूछा जाएगा तब आपको बताने में कोई दिक्कत ना हो। हालांकि देखिए मैं आपको बताऊं, हालांकि उच्चतम न्यायालय का जो न्याय क्षेत्र है वो पूर्ववर्ती न्यायालय से ज्यादा व्यापक है, मैं आपको बताता चलूं इस बात को। और एक और इसमें नोट कर लेगा, उच्चतम न्यायालय ने जो ब्रिटेन की प्रीवी काउंसिल का जो स्थान ग्रहण किया था, जो अब तक अपील का सर्वोच्च न्यायालय था। उच्चतम न्यायालय को हम सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, यानी कि सुप्रीम पावर, सुप्रीम कोर्ट। ये भी मैं आपको बताता चलूं उसमें। और देखिए साथियों उसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये भी बन जाता है न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में, लेकिन वो थोड़ा अलग चैप्टर हो गया, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताते चलूं कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति और अन्य न्यायाधीशों एवं
उच्च न्यायालय की सलाह के बाद ही करता है राष्ट्रपति। ये भी मैं आपको बताता चलूँ। और देखिए, थोड़ा टॉपिक से हट के बात हो गई, लेकिन टॉपिक ही, ये भी टॉपिक का ही पार्ट है, लेकिन चलिए बात आगे कर लेते हैं। निषेध लिख रखा है, जब कोई निचली अदालत अपने कार्य क्षेत्र के बाहर काम कर रही हो तो उसके कार्यों पर निषेध लगा दिया जाता है। अगर मानिए आप इस बात से समझिए कि कोई फैसला निचली अदालत ने दिया, और वो पहुंचते पहुंचते सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, सुप्रीम कोर्ट को लगा ये कार्य क्षेत्र के बाहर काम है, यानी कि ये फैसला ठीक नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द करके अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि ये हाई कोर्ट में भी, हाई कोर्ट के संदर्भ में भी सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, इसमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। अगर हाई कोर्ट कोई फैसला दे देता है और वो गलत है और वो ठीक ढंग से नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द कर कर अपना फैसला सुना सकती है। हालांकि आपने देखा होगा हाल ही के दिनों में कुलदीप सिंह सेंगर की सजा पर जो दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे निरस्त कर दिया था, यानी कि जमानत नहीं दी जा सकती है, निलंबित कर दिया था जमानत को, कि सजा होगी ही होगी। तो ऐसा भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है कि ये बाध्यकारी नहीं है कि कोई भी अदालत कुछ भी फैसला दे देगी तो फिर वो मान्य होगा। हाँ, ये मैं आपको कह सकता हूँ, निचली अदालत ने कोई फैसला दिया है और ठीक फैसला है, तो आप सेटिस्फाई हैं तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप ऊपरी अदालत में भी जा सकते हैं। ये कोई बाध्यकारी नहीं हो सकता कि आप ऊपरी अदालत में ना जाए। हालांकि कई रेयर केसों में ये भी देखा गया है कि मानो इलाहाबाद केस चल रहा है मेरा, और मैं नहीं चाहता कि इलाहाबाद मेरे इस केस की सुनवाई हो, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर ये कह सकता हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मेरी सुनवाई इलाहाबाद हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस केस को इलाहाबाद से हटाकर दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर सकती है, कहीं भी किसी भी हाई कोर्ट में वो ट्रांसफर कर देती है, जिसकी सुनवाई वहां होती है। हालांकि कई रेयर केसों में ऐसा हुआ भी है। चलिए उत्प्रेक्षण की बात कर लेते हैं। यानी कि निचली अदालत ना कोई गलत आदेश पारित कर दिया हो, निचली अदालत ने कोई गलत आदेश पारित कर दिया हो तो ऊंची अदालत बोलती है इस आदेश को रद्द कर दो, किसी अन्य उच्च न्यायालय को ट्रांसफर कर दो। आ गई ना वही बात जो मैंने आपको बता रहा था, वही थ्योरी में है। यानी कि कभी कभी नहीं, अगर रियल केस फंस गया है तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को पूरा अधिकार है और कि वो उस केस को ट्रांसफर करा दे। हालांकि कभी कभी सरकार के दबाव में भी फैसले हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय संशय नहीं है, लेकिन सरकार के दबाव में कोई फैसला ना हो इसलिए सुप्रीम कोर्ट उस मामले को ट्रांसफर दूसरी जगह करा देती है। और आप देख रहे हो कुलदीप सिंह सेंगर का मामला जो उत्तर प्रदेश का मामला है, तो उत्तर प्रदेश में सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन पीड़िता ने कहा है कि ये जो पीड़िता के वकील ने कहा कि इस केस को आप दिल्ली हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दीजिए कि हाँ दबाव में ले लिया जाएगा केस को और वहां दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। तो उसी संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया है कि केस दिल्ली हाई कोर्ट चला जाएगा। ठीक है, चलिए अधिकार अपेक्षा की बात कर लेते हैं। जब सार्वजनिक पद का गलत उपयोग किया जा रहा हो, अनुच्छेद 32 आ गया ना, आ गया अनुच्छेद यानी आर्टिकल 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जमीनी न्यायालय, जमीनी विवाद, प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें। जिला न्यायालय यानी कि जमीनी विवाद सुलझाता है। सत्र न्यायालय में जो आपराधिक मामलों की सुनवाई थी, यानी सत्र न्यायालय आपराधिक मामलों की सुनवाई करता है। और लोक अदालत, पहली जो लोक अदालत लगी थी वो 1982 में लगी थी गुजरात में। लोक अदालत के पास वे सभी अधिकार होते हैं साथियों जो कि माननीय कोर्ट के पास होते हैं। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। अब आप देख रहे हैं भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र कौन सा है साथियों? बंगाल गजट है, 1780 ईस्वी में आया था। कौन लाया था? जेम्स हेकी लाए थे। कहां प्रकाशित हुआ है साहब? कलकत्ता में हुआ है। ये साप्ताहिक था समाचार पत्र साहब। ठीक है, किस भाषा में था? ये अंग्रेजी भाषा में था। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, प्रश्न आ सकता है ना कि किस भाषा में था, तो आपको बताना अंग्रेजी भाषा में था। एक बार द हिंदू, JS अय्यर। और कहां शुरुआत हुई साहब? तमिलनाडु और केरल में। कब आया साहब? 1878 में आया। हेडक्वार्टर कहां है साहब? चेन्नई में है। तो साहब मैं डीपली पढ़ा रहा हूं, अगर कहीं कोई दिक्कत रह जाए तो फिर बाद में मत कहना, बहुत डीपली पढ़ा रहा हूं। कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाता है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में तो आपको ये नहीं होना चाहिए ये नहीं पढ़ाया, आपको तुरंत उस पर टिक लगा देना चाहिए जो आप पढ़ के गए हैं मेरे से। ठीक है सर, अगला देखते हैं। पहला जो साप्ताहिक अखबार था बाद में 1889 में दैनिक हो गया था ये। ठीक है, पहला ये साप्ताहिक अखबार था, बाद में ये 1889 में ये दैनिक हो गया था। लिख भी रखा है मैंने, हाँ। और ये अंग्रेजी अखबार था भाई साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बम्बे समाचार फरुद्दीन मर्जबान।
कब आया साहब? 1882 में आया। कहाँ आया साहब? गुजरात में आया। किस में है साहब? अंग्रेजी में ही है केवल ये, ठीक है साहब, अंग्रेजी और गुजरात में था। 1882 में आया, गुजरात और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में साहब। बंगाल क्रिकनल कब आया साहब? फिरोज शाह लाई। कौन लाया साहब? फिरोज शाह लाई। कब आया साहब? 1913 में आया। किस भाषा में साहब? अंग्रेजी भाषा में है। चलिए साहब, अब हिंदी की तो बात करी नहीं, चलिए जी हिंदी की भी कर लेते हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उत्तंड मार्तंड किसने प्रकाशन किया था? जुगल किशोर ने किया। हिंदी का पहला साप्ताहिक अखबार था ये, ठीक है। हिंदी का पहला दैनिक अखबार समाचार सुधावरसरण श्याम सुंदर दास जी का है साहब, ठीक है साहब। तो ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा इतना। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, 3 क्वेश्चन हैं, वो आपको बताने हैं। 3 क्वेश्चन मैं बताऊंगा, चौथा आपको बताना होगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए, अब दोबारा सुन लें, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों और 2 संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों से परामर्श करना चाहिए। सब करना चाहिए। 4 किन्हें करना चाहिए? यहां मैंने डैश डैश जो है ना, ये मैंने लिख दिया है 4, वरना इसी में बताना होता न्यायालय के डैश 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 वरिष्ठतम। तो यहां मैंने लिख दिया, आपको मैंने बता दिया, क्वेश्चन में ही बता दिया है 4, इसलिए मैंने लिख भी रखा है। 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों को 2 संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को परामर्श करना चाहिए। आर्टिकल 222 में है और किसके पास शक्ति है साहब? राष्ट्रपति के पास शक्ति है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में बताता चलूं, राष्ट्रपति की चर्चा। जो आर्टिकल 222 में है ना, कि राष्ट्रपति के पास शक्ति है, राष्ट्रपति की चर्चा नहीं है, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। तो बहुत से लोगों को डाउट हो जाए कि साहब राष्ट्रपति की चर्चा नहीं, राष्ट्रपति के पास शक्ति है। और साहब मैं आपको बताता चलूं कि राष्ट्रपति का उल्लेख मुख्य रूप से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 से 62 तक है, जिसमें राष्ट्रपति पद का प्रावधान, उनकी शक्तियां, चुनाव, कार्यकाल और अन्य संबंधित बातें शामिल हैं। खासकर अनुच्छेद 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं। क्यों बता रहा हूं? क्योंकि क्वेश्चन में आ गया है, इस वजह से बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए। कुछ जीव एक साथ रहते हैं और आश्रय और पोषक तत्व दोनों को साझा करते हैं। इस संबंध को डैश 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 कहते हैं सहजीविता कहते हैं साहब। क्या कहते हैं? सहजीविता। दशमलव संख्या की बाइनरी समकक्ष है डैश डैश डैश, तो साहब 1000 है, ठीक है साहब। 14 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा डैश 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 से ली गई है। तो ये क्वेश्चन साथियों आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगी। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ लिया है। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, और अगला जो सेशन लाएंगे वो और भी आपके लिए सुपर होगा, ठीक है साहब। तब तक के लिए जय हिंद।